मैं डॉक्टर रवि खत्री, पेन कंसल्टेंट इन रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे एक कॉमन पेन, नी पेन के बारे में। वैसे तो नी पेन के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वह है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन के बारे में और उसके लेटेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। आज पेन मेडिसिन में कई तरह के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आ गए हैं, जिससे यदि पेशेंट समय रहते उन लेटेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट को ले तो पेशेंट अपने नी पेन के अंदर काफ़ी हद तक उससे छुटकारा पा सकता है और नी रिप्लेसमेंट से भी बचा जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वह पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट करा चुके हैं लेकिन अभी भी उनको कंटिन्यूस नी में पेन है, तो उनके लिए क्या बेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, यह भी मैं इस वीडियो में आज आपसे बात करूँगा। अमूमन 80% पेशेंट्स में 65 ईयर एज तक होते होते उनके एक्सरेज के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के चेंजेस आने लग जाते हैं। वैसे तो डीजनरेशन बहुत अर्ली स्टेज यानी एट द एज ऑफ 20 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 35 to 40 ईयर एज तक आते आते उनमें वह जो चेंजेस हैं वो एक्सरेज के अंदर भी हल्के हल्के नज़र आने लग जाते हैं और पेशेंट्स को हल्का हल्का पेन भी होने लग जाता है। लेकिन अमूमन वह पेशेंट जिनके एक्सरेज के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के चेंजेस आ रहे हैं, उसमें से केवल 60% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और केवल 20% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर्स की नीड होती है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट उनको लेना पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के मेन रिस्क फैक्टर हैं ओबेसिटी यानी मोटापा, एजिंग यानी बढ़ती उम्र जो कि एक नेचुरल डीजनरेटिव प्रोसेस है, या फिर कोई इंजरी हुई हो या फिर कंजेनिटल कोई डिफॉर्मिटी हो यानी पैदाइशी नी के अंदर कोई टेढ़ापन हो। ओबेसिटी के अंदर मेनली दोनों नी एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और फीमेल्स मेल से ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। एजिंग यानी बढ़ती उम्र यह एक डीजनरेटेड प्रोसेस है जिसके अंदर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हमारी बोन्स वीक होते जाती हैं। और क्योंकि नी पे जब हम वॉकिंग करते हैं तब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, इसीलिए वहाँ की बोन का मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से जल्दी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मेन रीज़न है वह है मैकेनिकल फैक्टर, लेकिन जो उसके अंदर नी में हमें पेन फील होता है उसका मेन रीज़न है केमिकल। यानी जैसे जैसे वहाँ पे डीजनरेट प्रोसेस स्टार्ट होता है वैसे वहाँ कई तरह के केमिकल्स इकट्ठे होने लग जाते हैं जॉइंट्स में। इसकी वजह से वहाँ की जो नर्व हैं वह सारी स्टिमुलेट हो जाती हैं और वह पेन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे जैसे यह इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है यानी केमिकल्स बढ़ते जाते हैं, तो नी जॉइंट की जो स्मूथ सरफेस हैं वह ख़राब होने लग जाती हैं और उसके चारों तरफ की जो कवरिंग है जिसे हम साइनोवियम कहते हैं वह भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और सूजने लग जाती है, जिससे नी के अंदर पानी भरने लग जाता है। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है और नी का जो रेंज ऑफ मोशन है वह भी कम हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के मेन सिम्टम हैं नी जॉइंट के चारों तरफ पेन का रहना, जो कि वेट बेयरिंग से बढ़ जाता है। इनिशियल पीरियड में यह पेन रैश से इसमें आराम मिल जाता है। जॉइंट के चारों तरफ स्वेलिंग रह सकती है। इसके अलावा मॉर्निंग स्टिफनेस यानी सुबह उठते ही हमारे पैरों में अकड़न रहना, जो कि रूटीनली 30 मिनट से कम समय के लिए होती है और जैसे ही हम वॉकिंग करते हैं वैसे ही ये स्टिफनेस रिलीफ हो जाती है और फीवर नहीं आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के अंदर मेन जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वह होते हैं फेमर और टिबिया के अंदर दो जॉइंट्स होते हैं, एक लेटरल जॉइंट, एक मीडियल जॉइंट और एक होता है पटेलोफेमोरल जॉइंट। इस के अंदर जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है वह यह है कि जॉइंट डैमेज और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। यानी यदि एक्सरेज के अंदर आपके जॉइंट काफ़ी डैमेज दिख रहे हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को पेन भी उसी हिसाब से हो, या फिर वह पेशेंट जिनमें पेन बहुत ज़्यादा है उसके अंदर नी बहुत ज़्यादा डैमेज दिखे, यह कोई ज़रूरी नहीं है। यही एक ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है। इसमें जो मेन साइन है वह है टेंडरनेस यानी घुटने को टच करने पे काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं। क्रेपाइटस यानी उसमें चरचड़ की आवाज़ आती है, उसमें स्वेलिंग मिल सकती है और नी के जो रेंज ऑफ मोशन है वह भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट्स के अंदर नी वाली साइड से टेढ़ापन भी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इसमें होने वाली इन्वेस्टिगेशंस की लिए। वैसे तो रूटीनली केवल एक्सरे ही सफिशिएंट होता है, लेकिन साथ में
उसकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है और पेशेंट का जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वह भी इसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम पेशेंट की एमआरआई या फिर उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और नी के अंदर से कुछ फ्लूइड निकाल के उसका केमिकल एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले यह डायग्नोस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को जो नी में पेन हो रहा है वह ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की वजह से ही है या फिर कोई और वजह, जैसे कोई बर्साइटिस, कोई ट्यूमर, कोई इन्फेक्शन या फिर कोई जॉइंट की मेटाबॉलिक डिजीज़ या किसी इंजरी की वजह से तो नहीं है। रूटीनली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वह यह है कि पेन, नी के चारों तरफ पेन होना चाहिए, उसके अंदर टेंडरनेस होती है, क्रिपाइटस होते हैं और उनकी एज मोर देन 50 होती है। इसके अलावा उनके एक्सरेज के अंदर डैमेज उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से मिलता है। इन सब क्राइटेरियाज को देखने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इस पेशेंट को पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की वजह से है या फिर किसी और वजह से। एक जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के पेशेंट्स के अंदर जो थेरेपी स्टार्ट करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी होती है वह यह है कि रूटीनली ये पेशेंट्स ओल्ड एज होते हैं और इनके अंदर साथ में कई एसोसिएटेड डिजीज़ भी होती हैं, जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, सीओपीडी या फिर नेफ्रोपैथी या न्यूरोपैथी। तो इन पेशेंट्स को कोई सी भी ड्रग प्रिस्क्राइब करने से पहले हमें यह ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इनके लिए जो हम ड्रग देते हैं पेन के लिए वह कहीं जो पेशेंट पहले से जो अपनी रूटीन डिजीज़ के लिए जो ड्रग ले रहा है उससे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है या फिर उससे कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है। हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड यानी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। किसी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी को ट्रीट करने के लिए 3 मूल मंत्र काफ़ी ज़रूरी हैं। पहला, रिडक्शन ऑफ वेट यानी उसका मोटापे को कम करना। सेकंड, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना। और थर्ड है उसकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जैसे जैसे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेशेंट के अंदर नी पेन के अंदर सबसे ज़्यादा आराम मिलता है। तो फ्रेंड, फर्स्ट हमारा मोटिव है ओबेसिटी यानी वेट रिडक्शन करना, ताकि पेशेंट के नी पे जो मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा है उसको हम कम कर सकें। सेकंड है क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग, यानी जो थाई की मसल्स हैं यदि उनकी पावर हम इंक्रीज़ करवाएंगे पेशेंट की तो उसको नी पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। थर्ड है फॉर्मेंटेशन, यानी हॉट या कोल्ड जो भी आपको सूट करता है वह हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमें 20 मिनट डेली 5 डे इन अ वीक कर सकते हैं। इससे पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, वहाँ पे स्वेलिंग कम होती है, इडीमा कम होता है और उसके पेन के अंदर भी उसको काफ़ी बेनिफिट होता है। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट स्टिक्स का सहारा भी ले सकते हैं और नी कैप भी पहन सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी पेशेंट्स के अंदर फिजियोथेरेपी भी हेल्पफुल होती है। फार्माकोथेरेपी जिसमें आती हैं एनसेड्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, जो कि नी पेन के अंदर उस पर्टिकुलर जॉइंट की स्वेलिंग कम करते हैं और जो सेंट्रल सेंसिटाइजेशन या फिर पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन हो चुका है उसको भी मॉडिफाइड करते हैं। सेकंड आती हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, जो कि नी जॉइंट के अंदर डीजनरेशन को कम करते हैं और उनके रीजनरेशन को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट पेन थेरेपी यानी इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वह है, कई बार पेशेंट्स के अंदर यदि पेन बहुत ज़्यादा हो, स्वेलिंग हो और इन्फ्लेमेशन के साइन हो, तब हम उसके अंदर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी माइल्ड और लो डोज के अंदर लगाया जाता है। सेकंड है उसके अंदर हम हाइलुरोनिक एसिड के भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिससे उस नी जॉइंट की ग्रीसीनेस बढ़ सके। अब जो एडवांस ट्रीटमेंट है वह है प्रोलोथेरेपी। प्रोलोथेरेपी के अंदर कई तरह की ड्रग्स आती हैं, जैसे ओजोन है, डेक्सट्रोज है, लिग्नोकेन है। यह सब एजेंट जब हम नी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वह नी जॉइंट के अंदर स्वेलिंग को कम करते हैं। कई तरह के ग्रोथ फैक्टर उसके अंदर इंक्रीज़ करता है, जो कि उसको रीजनरेट करता है और उसके नी के डैमेज को कम करता है। इसके अलावा आता है पीआरपी, यानी अपने ही ब्लड को निकाल के उसको एक मशीन में रीसर्कुलेट करके उसमें से इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर निकाल के उसको नी जॉइंट के अंदर री इंजेक्ट किया जाता है। यह एक काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं और पेशेंट को बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह यह है
कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के अंदर जो घुटने ख़राब होने की जो स्टेज होती है वह होती है स्टेज 1 to 4। तो हमें यह ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि पेशेंट किस स्टेज के अंदर आया है, क्योंकि हर एक थेरेपी अलग अलग स्टेज पे अपने अलग अलग रिजल्ट देती है। एक और जो एडवांस ट्रीटमेंट है वह है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन मतलब वह नर्व्स जो नी से पेन को, नी से लेके ब्रेन तक लेके जाती हैं, उन केवल पेन नर्व्स को डिसेंसिटाइजेशन करना यानी उनको बर्न करना, ताकि पेशेंट को कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक आराम मिल सके। वह पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट करा चुके हैं लेकिन अभी भी उनमें कंटिन्यूस नी पेन हो रहा है, उसके अंदर भी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व भी काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। अब हम बात करेंगे सर्जरी यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट की। वह पेशेंट जिनको मेडिसिन से और इस एडवांस इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट से भी आराम नहीं मिल रहा है और उनका पेन कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, उन पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी किसी पेशेंट्स को हम देखते हैं तो हमारा मेन एम उस पेशेंट को उसकी डिजीज़ के बारे में एजुकेट करना और उसको सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताना मेन वर्क होता है। इससे पेशेंट अपनी डिजीज़ को अच्छी तरह समझ पाते हैं और उससे वह मोटिवेटेड भी होते हैं और साथ में उनको दिया जाने वाला ट्रीटमेंट भी उनको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्ड करता है। सो फ्रेंड्स, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पेशेंट का मेन जो सिम्टम है वह उसका पेन और उसकी स्टिफनेस होती है और हमारा ट्रीटमेंट का मेन गोल पेशेंट को उसके पेन में आराम देना होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नी पेन को लेकर यदि आपकी कोई सी भी क्वेरी है तो वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। Thank you for watching my video.